देखिए वैद्य जी, ना लोकसभा में कोई चुनौती थी, ना विधानसभा में कोई चुनौती, और ना अब नगर निगम फरीदाबाद में कोई चुनौती। मैदान खाली है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता कि फरीदाबाद की नगर निगम की जीत ऐतिहासिक होगी। ना यहाँ कोई दुकड़ी है, ना तिकड़ी है, ना इक्का है। सब जनता के सेवक है, सब, इक्का कोई नहीं है। जो AQI 400 300 रहता था, इस बार सबसे अच्छा NCR में अगर AQI किसी शहर का था तो वो फरीदाबाद का था। ये 100 दिन की उपलब्धि है। आपने चुनाव के समय एक बड़ी बात कही थी कि गुरुग्राम जिस तरह डेवलप हुआ बहुत तेजी से, फरीदाबाद पीछे रह गया, इस गैप को पाटने का प्रयास करेंगे। तो जो ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो फरीदाबाद के लिए क्या विजन लेकर चल रही है, फरीदाबाद को क्या देंगे आप? इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से हमने देश के तमाम हाईवे को जोड़ दिया है। 6 एंट्री एग्जिट हैं फरीदाबाद में। एयरपोर्ट जेवर का है, उससे ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वहाँ आधा घंटे में, दिल्ली में एयरपोर्ट में जाने में 2 घंटे लगेंगे, वहाँ आधा घंटे में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कांग्रेस कहते रही मेट्रो के नाम पर एक पिलर नहीं लगाया, बातें बातें हुई है। अभी कोई पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उसका पैसा वगैरह कुछ मंजूर हुआ है? तो ये झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। SC के लिए ये संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं। इन्होंने क्या किया, बाबा साहब के साथ क्या किया? इनको बाबा साहब को भारत रत्न तो दे नहीं पाए। जितना बीजेपी मोदी जी की सरकार में OBC के लिए और SC समाज के लिए काम किया है, इतना कभी किसी ने भी पिछले 70 सालों में नहीं किया। इसलिए इनको सेना पे विश्वास नहीं, देश की सरकार पे विश्वास नहीं, इनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, इनको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं। सांसदों की कितनी सुनवाई हो रही है हरियाणा सरकार में? नायब सैनी सरकार आपकी बातों को कितना तवज्जो दे रही है? मैं केवल कृष्णपाल गुर्जर की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सांसदों की बात कर रहे हैं। आप तो मंत्री हैं, चला भी लेते होंगे थोड़े बहुत। नहीं, पीछे रेवाड़ी के MLA ने, कोसली के MLA ने, अनिल विज ने, सभी ने आरोप लगाए। अनिल विज का तो मामला अनुशासन समिति वो नोटिस भी गया। मतलब ये अफसर सुन नहीं रहे, यही तो मुद्दा है ना। कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज प्रकरण को उनको नोटिस देना, उनका नोटिस का जवाब देना और उनका सार्वजनिक रूप से बयानबाजी देखना, किस रूप में देखते हैं? क्या ये टाला जाना चाहिए था या अनिल विज ने आत्मा की बात बोली, वो सही किया? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें भी घोषित कर दी है। फरीदाबाद जिसे कहते हैं कृष्णपाल गुर्जर का गढ़ माना जाता है। आज हम कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरीके से इनकी अपनी पहचान है। आज इनसे अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, इनके मंत्रालय को लेकर भी बात करेंगे। हरियाणा सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है, उन पर भी इनकी टिप्पणी लेंगे और भी अलग अलग विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इनका धन्यवाद, इन्होंने हमको समय दिया। कृष्णपाल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। सीधा सबसे पहला तो नगर निगम चुनाव की तैयारी चल रही है, टिकटें आवंटित हो गई है। पहली बात तो टिकट वितरण से कृष्णपाल गुर्जर जी कितने संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण बहुत सोच समझकर पार्टी की चुनाव समिति करती है। सब वर्गों का ध्यान रखती है, सब क्षेत्रों का ध्यान रखती है और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है। इन सब पैमानों को देखें तो इससे अच्छा टिकट वितरण हो नहीं सकता। एक बीच में जैसे टिकटें बदली गई, अगर सब कुछ अच्छा होता तो टिकट बदलने की नौबत नहीं आती। कहीं से टांग खिंचाई किसी की हुई, किसी के नाम पर आपत्ति आई। गुरुग्राम में भी 2 टिकटें बदली गई है वार्डों की, फरीदाबाद में भी 1 बदली गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट बदली नहीं गई है। टिकट में दिक्कत क्या थी, जैसे 20 नंबर वार्ड की थी, जो उम्मीदवार था पता चला कि उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। हम चुनाव लड़ा के जिताए, बाद में कंट्रोवर्सी में, मुकदमेबाजी में पड़े, तो इसलिए सिर्फ मुझे तकनीकी वजह थी, दोनों जगह तकनीकी वजह थी 2 बदली गई हैं, वरना कोई कारण बदलने का नहीं था। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और अब छोटी सरकार के चुनाव नगर निगम के। हालांकि मेयर का चुनाव कई विधायकों से ज्यादा मतदाता मेयर चुनेंगे, तो काफी अहम
भारतीय जनता पार्टी के लिए कृष्णपाल गुर्जर क्या चुनौती मान रहे हैं और कितनी संभावना देख रहे हैं? देखिए वैद्य जी, ना लोकसभा में कोई चुनौती थी, ना विधानसभा में कोई चुनौती, और ना अब नगर निगम फरीदाबाद में कोई चुनौती। मैदान खाली है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता चुनाव में लग गया है, सामने कोई नजर नहीं आता है। और अभी आज कांग्रेस ने जो प्रत्याशी को किया, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता कि फरीदाबाद की नगर निगम की जीत ऐतिहासिक होगी, नए कीर्तिमान बनाएगी और मेयर पद की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है इस बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड भी यहाँ टूटेगा, एक इतिहास बनेगा। और 46 के 46 वार्डों में, मतलब यहाँ तिकड़ी चौकड़ी या जो भी है या दोकड़ी है, सब साथ हैं। ना यहाँ कोई दुकड़ी है, ना तिकड़ी है, ना इक्का है, सब जनता के सेवक हैं। सब इक्का कोई नहीं है, हम सब जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और हम उसी के लिए काम करते हैं। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाना। आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है, काफी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इसका तो वैसे तो अंतिम रूप से परिणाम 12 तारीख को ही तय होगा कि क्या होगा क्या नहीं। आपके आत्मविश्वास को देखते हुए हमको एक सवाल पूछने की जिज्ञासा है कि 100 दिन सरकार पूरे कर चुकी है, आप भी मतदाताओं के बीच जाएंगे, अपना 3 महीने के कार्यकाल का, बल्कि अब तो 100 से भी ज्यादा दिन हो लेंगे, 110 दिन हो लेंगे, मतलब आपको मतदाताओं के बीच हिसाब देना है। फरीदाबाद में 100 दिन में क्या हुआ और हरियाणा के लिए आपने 100 दिन में क्या किया? देखिए, हरियाणा में देखेंगे आप, 100 दिन में जो हमने वादे किए थे उसके 30% वादे हमने पूरे किए। चाहे नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगभग 30% वादे हमने अपने घोषणा पत्र के पूरे किए हैं। और इतने अल्प समय में, 3-4 महीने में 100 में से 30% वादों को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। तो इसीलिए फरीदाबाद में विकास और सुशासन, यहाँ की सड़कें दुरुस्त करना, यहाँ पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था करना, साफ सफाई का करना, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, आप देखेंगे पिछली बार तो इस बार बहुत सुधार आया है। जो AQI 400 300 रहता था, इस बार सबसे अच्छा NCR में अगर AQI किसी शहर का था तो वो फरीदाबाद का था। ये 100 दिन की उपलब्धि है। आपने चुनाव के समय एक बड़ी बात कही थी कि गुरुग्राम जिस तरह डेवलप हुआ बहुत तेजी से, फरीदाबाद पीछे रह गया, इस गैप को पाटने का प्रयास करेंगे। तो इस गैप को पाटने के लिए अब आपको तो ट्रिपल इंजन की बात होती है, ऊपर भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, और जैसी संभावना आप बता रहे हो कि यहाँ भी हम आ जाएंगे सत्ता में, तो जो ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो फरीदाबाद के लिए क्या विजन लेकर चल रही है? फरीदाबाद को क्या देंगे आप? देखिए, फरीदाबाद को सबसे पहले हम बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। किसी भी शहर का जो विकास है वो बेहतर कनेक्टिविटी के नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टर वहां आ नहीं सकता। गुड़गांव इतना आगे बढ़ा है तो उसका एक ही कारण था, वहां की एयर कनेक्टिविटी। सबसे नजदीक एयरपोर्ट गुड़गांव है। आज एक हाईवे था, आज फरीदाबाद को देश के तमाम हिस्सों से हम हाईवे से जुड़ गए हैं। कुछ आने वाले 1-2 साल में कोई नया प्रोजेक्ट दिल्ली से फरीदाबाद को जोड़ने का भी था? देखिए, दिल्ली से फरीदाबाद के लिए दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे कुछ हिस्सा शुरू हो गया है, और 4-5 महीने में पूरा इस दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे हाईवे से हमने देश के तमाम हाईवे को जोड़ दिया है। 6 एंट्री एग्जिट हैं फरीदाबाद में। इस पे चढ़ने के बाद हमारा फरीदाबाद का निवासी देश के किसी भी हाईवे पर जा सकता है,
ऐसी व्यवस्था हमने की। एयरपोर्ट जेवर का है, उससे ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वहाँ आधा घंटे में, दिल्ली में एयरपोर्ट में जाने में 2 घंटे लगेंगे, वहाँ आधा घंटे में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। उसको हम KGP और ताज एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद मझावली वाला पुल बन के तैयार हो गया है, लोगों का आवागमन भी हो गया। लेकिन यूपी का कुछ 1.5 किलोमीटर का हिस्सा भी बनना है सड़क का, वो भी लगभग अंतिम दौर में है। फैजाबाद नोएडा गाजियाबाद के लिए जी जी मंजूर हो गया है। तो इस तरह, और मेट्रो कनेक्टिविटी हम बल्लभगढ़ से पलवल, उसकी DPR का काम शुरू हो गया, सर्वे शुरू हो गया। कांग्रेस कहते रही मेट्रो के नाम पर एक पिलर नहीं लगाया, बातें बातें हुई है। अभी कोई पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उसका पैसा वगैरह कुछ मंजूर हुआ है? लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनसभा में घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में घोषणा की है, बल्लभगढ़ से पलवल 30 किलोमीटर जी जी मेट्रो। और उनकी घोषणा के बाद उसकी DPR, उसका सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की घोषणा कांग्रेस की घोषणा नहीं होती। मोदी जी की गारंटी का मतलब है पूरा गारंटी होती है, जो पूरा होने की गारंटी। इसलिए 100 में 30 किलोमीटर, ये 10 साल में 10 किलोमीटर लेके आए, 7 किलोमीटर। हम 30 किलोमीटर एक लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है इसी टर्म में मेट्रो को गुड़गांव से भी जोड़ा जाए जी। तो इसलिए इनसे ज्यादा काम हो रहा है। इसलिए तीसरी बार प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक इश्यू ओबीसी का पहले उठा, नायब सरकार ने उसमें सुधार किया, अमित शाह आय सीमा बढ़ा करके गए। अभी भी कांग्रेस का ये कहना रहता है हमेशा कि ओबीसी के हितों की भारतीय जनता पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। SC और OBC को हमेशा इस्तेमाल किया। जो उच्च पद हैं, जो सेक्रेटरीज के लेवल पर हैं, IAS IPS जो ऑफिसर्स के पद हैं हाई लेवल पे, जो मंत्रालय संभाल रहे हैं या हरियाणा में सचिवालय में विभाग संभाल रहे हैं, वहां पर OBC SC की जो प्रेजेंटेशन है वो 10% भी नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर OBC के हितों की पैरवी के लिए क्या करेंगे? देखिए वैद जी, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हर चीज हकीकत में सब सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। OBC के लिए 30 साल लोकसभा के मेंबर कांग्रेस की सरकारों से उसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर नहीं दिया। इसलिए दिया, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। सेंट्रल स्कूलों में OBC के लिए रिजर्वेशन किसने दिया? हायर एजुकेशन में OBC के लिए रिजर्वेशन किसने दिया? तो ये झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। SC के लिए ये संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं। इन्होंने क्या किया, बाबा साहब के साथ क्या किया? इनको बाबा साहब को भारत रत्न तो दे नहीं पाए 40 साल में, 40 साल पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन गांधी परिवार को कई भारत रत्न मिले। OBC के SC OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाना हो, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन देना हो, उनके लिए कोचिंग के लिए व्यवस्था करना, उसके लिए पैसा देना हो, उनको विदेश से पढ़ाई के लिए लोन देना हो, सस्ते दरों पे लोन देना हो, और बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने की बात हो, ये सब इन्होंने किया है। मतलब OBC SC के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जितना बीजेपी मोदी जी की सरकार में OBC के लिए और SC समाज के लिए काम किया है, इतना कभी किसी ने भी पिछले 70 सालों में नहीं किया। चलिए, अभी हमारे 3-4 सवाल बाकी हैं। नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं। अभी आपके हरियाणा के नेता है रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगा रहे हैं कि जो विमान जो F-35 जो जिसका सौदा किया जा रहा है वह कबाड़ बता दिया गया था, अमेरिका ने थोपा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो हमारे पड़ोसी हैं उस विमान के आने से पहले ही चिंतित हो गए। 2 धाराएं आ रही है। कृष्णपाल गुर्जर जी का क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? देखिए भाई जी, इनके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। आज ये खुद असुरक्षित हैं,
इसलिए देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, जिसके कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित है। ये किसी को नहीं बख्शते, इसलिए इनको सेना पे विश्वास नहीं, देश की सरकार पे विश्वास नहीं, इनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, इनको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं। राफेल में भी बहुत शोर मचाया था इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? तो ये बिल्कुल ठुकराए हुए, दुत्कारे हुए लोग हैं, ये आपाक हो गए हैं। लोगों ने अपनी वोट से इनको इतनी गहरी चोट मारी है कि बौखलाहट में अनाप शनाप बातें करने के आदी हो गए। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं, आपके मंत्रालय की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपके तो जो बॉस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अमित शाह के पास है, और हरियाणा में जो सहकारिता विभाग है, हरियाणा की भी बात करेंगे हम, केंद्र की भी बात करेंगे। सहकारिता आंदोलन जैसा महाराष्ट्र में, जैसा गुजरात में कामयाब हुआ, हरियाणा में वैसा कामयाब नहीं हो पा रहा है। सहकारिता आंदोलन बहुत पीछे है, ज्यादातर जो सहकारी समितियां हैं वो कागजों में बनी हुई है। चाहे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, चाहे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, हरियाणा अभी भी बहुत पीछे है। आप केंद्र में मंत्री हैं, सहकारिता विभाग है आपके पास। हरियाणा में सहकारिता के उत्थान के लिए क्या प्रपोजल है, क्या जो योजना है आपके पास? देखिए भाई जी, जो सहकारिता का क्षेत्र है, ये विकसित भारत के लिए मजबूत होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज देश की 93% आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई है, और जो सहकारी आंदोलन है उसको गति देने के लिए, और पहली बार देश के इतिहास में अलग से मंत्रालय का गठन मोदी जी पहली बार हुआ, पहली बार एग्रीकल्चर में था ही, क्योंकि मोदी जी की सरकार की सोच है जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं जी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वो सशक्त हों, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों। तो उनके लिए इस कोऑपरेटिव आंदोलन को मूवमेंट देने के लिए तब से सरकार ले गई है, और 56 नई पहले लाई गई हैं। हाँ, ये सही है कि अभी तक गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हरियाणा और दूसरे क्षेत्रों में बढ़े, उसके लिए जो हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव क्षेत्र की चीनी मिलें भी कामयाब नहीं हो पाई ज्यादा, इसलिए लोगों में जागरूकता लाना है। जो पैक्स है उनको वाइबल बनाना है, पैक्स घाटे का सौदा ना रहे, इसलिए हम पैक्स को मजबूत करने के लिए उसको मल्टीपर्पज कर रहे हैं। अभी तक क्या काम करते थे वो, या तो मछली या दूध, तो इसी से ज्यादा जुड़े हुए थे। तो अभी आप पैक्स से बहुत सारा व्यापार कराएंगे। पैक्स में हम पैक्स पर आपको जैविक दवाइयां भी मिलेंगी, पैक्स पर आपको ट्रैक्टर भी मिलेंगे, किराए पे ट्रैक्टर भी मिलेंगे। पैक्स पर आपको हमने FCI से एग्रीमेंट करवा दिया है, आपको पैक्स पे अनाज भंडारण के गोदाम भी बनेंगे जो बनने शुरू हो, मतलब मल्टीपर्पज करना है। उनको पेट्रोल पंप भी देंगे, उनको गैस की एजेंसी भी देंगे, जिससे वाइबल हो और वहां पर वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। इसलिए मल्टीपर्पज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। नायब सैनी सरकार 3 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। आमतौर पर सांसदों की शिकायत रहती है कि सरकारें उनकी सुनती नहीं है। अतीत में हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं, हम इस समय कोई एग्जाम्पल कोट नहीं कर रहे। सांसदों की कितनी सुनवाई हो रही है हरियाणा सरकार में? नायब सैनी सरकार आपकी बातों को कितना तवज्जो दे रही है? मैं केवल कृष्णपाल गुर्जर की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सांसदों की बात कर रहे हैं। आप तो मंत्री हैं, चला भी लेते होंगे थोड़ी बहुत, वैसे भी गुर्जर नेता हैं तो धाकड़ तरीके से चला लेते होंगे। वैद जी, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता ही इस पार्टी की असली पूंजी है। सांसदों की बात छोड़िए,
यहाँ कार्यकर्ता की भी पूछ होती है। सांसद तो बहुत बड़े स्तर पर हो गया, मैं कार्यकर्ता भी कह रहा हूँ, नायब सरकार में कार्यकर्ता की भी पूछ लेकिन कह रहे अफसरशाही तो सुनती नहीं बात। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगाम कसने वाला चाहिए सबसे। नहीं, पीछे रिवाड़ी के एमएलए ने, कोसली के एमएलए ने, अनिल विज ने, सभी ने आरोप लगाए। अनिल विज का तो मामला अनुशासन समिति वो नोटिस भी गया। मतलब ये अफसर सुन नहीं रही, यही तो मुद्दा है ना। ऐसा कई चीजें हैं। अब मैं उनकी क्या समस्या रही मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नायब सरकार के रहते हुए, नायब जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अधिकारी सांसद और विधायकों की ना सुने। मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत कोई कर पाएगा। आखिरी सवाल है, कृष्णपाल गुर्जर अनिल विज प्रकरण को, उनको नोटिस देना, उनका नोटिस का जवाब देना और उनका सार्वजनिक रूप से बयानबाजी देखना, किस रूप में देखते हैं? क्या ये टाला जाना चाहिए था या अनिल विज ने आत्मा की बात बोली, वो सही किया? अनिल विज हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, 7वीं बार वो विधानसभा में चुन गए हैं। जितनी विधायकों की उम्र होगी इतने साल से तो वो जीत के आ रहे हैं। अनुभवी नेता है, जमीन के नेता है और ईमानदार है। अब क्या कारण रहे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है और इतने तजुर्बेकार वो व्यक्ति हैं। क्या कारण है, क्या कारण मुझे समझ में नहीं, लेकिन अपनी पार्टी की एक परिपाटी है। कोई भी बात, इस पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात, अपने मन की बात हर किसी को कहने का हक और कहनी भी चाहिए। अगर कोई चीज है तो इससे पार्टी को फायदा ही होता है। अभी सार्वजनिक तौर पे क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं सार्वजनिक तौर पर तो मोहनलाल बड़ौली को कहा कि पद पर रहने का हक नहीं है, हम बता देते हैं आपको। नहीं, उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। इतने वरिष्ठ नेता को कोई पार्टी, तो हमारे यहाँ तो सुनवाई के लिए एक चैनल नहीं, बहुत चैनल है, जिले से लेके केंद्र तक है, क्योंकि एक किसी पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर किसी की बात कोई मंत्री नहीं सुनता है तो मुख्यमंत्री पे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुनता है तो प्रधानमंत्री पे जा सकते हैं। मतलब मंच है। हाँ, मतलब सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था है। आपने कृष्णपाल गुर्जर को सुना, हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं और कूटनीति से भी जवाब दिए। जिनका जवाब नहीं बन पा रहा था उनका अपनी कूटनीति से दे दिया। अनुभवी है, पुराने तजुर्बेकार हैं। धन्यवाद।